नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। आदिवासी वो वोट बैंक है जिस पर सभी दलों की नज़र रहती है, जिसने आदिवासियों का दिल जीत लिया, मानो सत्ता हासिल कर ली। मध्य प्रदेश में भी सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों के बीच अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बताने की होड़ मची हुई है। यहाँ तक कि विधानसभा के मानसून सत्र में भी आदिवासी कार्ड खेला गया। आदिवासी दिवस के दिन अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक जमकर हंगामा किया। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हंगामे पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के नाम पर सियासत कर रही है। आदिवासियों की सबसे ज़्यादा हितैषी बीजेपी है। बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी दिवस मनाएंगे और अवकाश भी रहेगा। अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक जिस करवट बैठेगा, सरकार उसी दल की बनेगी। ये बात बीजेपी कांग्रेस अच्छी तरह जानते हैं और यही कारण है कि दोनों दलों की नजर आदिवासी वोट बैंक पर बनी रहती है। अब मिशन 2023 को लेकर एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस आदिवासियों के मुद्दे पर आमने सामने है। कांग्रेस आदिवासी दांव खेल रही है तो बीजेपी भी अपने आप को आदिवासी हितैषी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। सोमवार से शुरू हुए विधानसभा के 4 दिवसीय मानसून सत्र के पहले दिन भी सड़क से सदन तक आदिवासियों का मुद्दा गूंजता रहा। वैसे तो सत्र के पहले दिन श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन प्रदेश की विधानसभा में माहौल ही कुछ और बन गया। मुख्य मुद्दों से दूर कांग्रेस ने आदिवासी दिवस पर छुट्टी घोषित करने का राग छेड़ दिया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक खूब उछाला। यहाँ तक कि कांग्रेस विधायकों ने आसंदी के सामने आकर विरोध प्रदर्शन कर सरकार विरोधी नारे तक लगा दिए। विपक्ष का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने इस दिन के लिए अवकाश घोषित किया था, लेकिन शिवराज सरकार ने इसे ऐच्छिक अवकाश घोषित कर दिया। विपक्ष की मांग है कि इस दिन को पूर्ण अवकाश घोषित किया जाए। विपक्ष ने सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप तक जड़ दिया। ये अगर 2 कर देते, 4 कर देते, 2.25 करोड़ आदिवासियों की बात है। भयंकर अपमान हुआ है। आदिवासी कोई ठेके के लिए, कोई कमीशन के लिए भूखा नहीं है। आदिवासी सम्मान के लिए भूखा है। और हमारी सरकार ने आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करी थी। हर ब्लॉक को पैसा भेजा था, हर ब्लॉक को पैसा दिया था कि वे अपना त्यौहार मनाएं। ये विश्व आदिवासी दिन है, ये केवल मध्य प्रदेश का आदिवासी दिन है। और ये तो आदिवासी अपमान दिवस बन गया। मैंने तो आज सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करी कि आदिवासी विश्व आदिवासी दिन पर जो इस सरकार ने किया है, मैंने आज श्रद्धांजलि दिया था। बहुत बड़ा अपमान पूरे समाज, आदिवासी समाज को हुआ है। विपक्ष के आरोपों के बीच खुद सीएम शिवराज ने मोर्चा संभाला। पहले सदन के अंदर सीएम शिवराज और कमलनाथ के बीच तीखी बहस हुई। फिर सदन के बाहर आकर सीएम शिवराज ने कांग्रेस के एक एक आरोप का जवाब दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने संसदीय परंपरा का अपमान किया है। कांग्रेस ने जनजाति नेताओं का भी अपमान किया है। सीएम ने कहा कि आज ऐच्छिक अवकाश है, कांग्रेस के लोग कैलेंडर देख लें। जनजातीय समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी से हितैषी कोई नहीं है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दी कि बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी दिवस मनाएंगे और अवकाश भी रहेगा। 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस, ऐच्छिक अवकाश है। आज भी ऐच्छिक अवकाश है, कैलेंडर देख लीजिए, उसमें छुट्टी घोषित है। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हमारी जनजातीय समाज की, हमारे ट्राइबल्स की, भारतीय जनता पार्टी से हितैषी और कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जितनी हितैषी और कोई पार्टी है। कांग्रेस आज घड़ियाली आंसू बहा रही है। आगे ट्राइबल डिपार्टमेंट बनाए तो कौन ने बनाए? इतने साल तक कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। मंत्रालय बनाया तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। हमारे ट्राइबल भाई बहनों के कल्याण में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन भी छुट्टी रहेगी और पूरे प्रदेश में जनजातीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों के लिए, रोजगार और बाकी व्यवस्थाओं के लिए हम विशेष अभियान चलाएंगे। हमारे जनजातीय भाई बहनों के कल्याण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैं कमलनाथ जी और कांग्रेस की निंदा करता हूं कि केवल भ्रम फैलाने के लिए घड़ियाली आंसू बहा के सदन की परंपराओं को जो तार तार किया, अपमानित किया है दिवंगत नेताओं, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं।
असल में दोनों दलों की नजर आदिवासी वोटरों पर है, इसलिए दोनों दल खुद को इस वर्ग का हितैषी बताने का कोई मौका नहीं खोना चाहते। यही कारण है कि दोनों ने इसे मुद्दा बना लिया। बहरहाल अब सदन में 3 दिन का समय शेष है। ऐसे में देखना होगा कि क्या तीनों दिन बाढ़, कोरोना और अवैध शराब जैसे मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी या ये दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे भी हमारे साथ जुड़े हैं। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जो कुछ शिवराज जी ने आज सदन में कमलनाथ ने कहा और उसके बाद जो शिवराज सिंह ने पलटवार किया है और अगल बगल के जो पिक्चर देखें अगर कि पीछे बिसाऊलाल सिंह है, बगल में विजय शाह भी है, नरोत्तम भी है, तो मान लिया जाए कि आदिवासी वोटर कितना महत्वपूर्ण है दोनों दलों के लिए और किस नज़रिए से? क्योंकि अगर बात करें 47 सीटें हैं, इस बार कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी, सत्ता के पास पहुंच गई थी, सत्ता में आ भी गई थी, कुछ दिन रह पाई। और बीजेपी जो हमेशा लगभग 30-31 सीटें जीतती रही थी पिछले 3 चुनावों से, वो पिछड़ी तो सत्ता से बाहर हो गई थी। मनोज जी, आरोप प्रत्यारोप को हम छोड़ दें तो फिर राजनीति में चलते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आदिवासी। मध्य प्रदेश में लगभग 21% जो है आदिवासी हैं। बिल्कुल। और 47 हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट। बिल्कुल। और लगभग इतनी ही विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी निर्णायक वोटर है। बिल्कुल। आप आरक्षित सीटों को छोड़ भी देंगे ना, तो आपको बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां आदिवासी आपको निर्णायक मिलेंगे। खासकर जैसे छिंदवाड़ा जैसे जो इलाके हैं वहां आपको आदिवासी बहुत निर्णायक हो बिल्कुल। जाता वो है। 30 सीटें तो ऐसी जैसा आप भी बता रहे हैं जी। हाँ, तो आप जब हम आदिवासी की बात करते हैं तो ये हमको देखना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी का जो परंपरागत वोटर था, जो पिछले 2 चुनाव जो 13 और 2008 के जो विधानसभा के चुनाव थे, उन चुनावों में कहीं ना कहीं वोट भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला गया। या उसको आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, जो गोंडवाना गणतंत्र जैसी पार्टियों को सपोर्ट किया करते थे, मदद किया करते थे, बिल्कुल। वो कांग्रेस पार्टी को तो जिसे सैबोटाज कहते हैं ना, कांग्रेस पार्टी को सैबोटाज करने के लिए, वोटों का विभाजन कराने के लिए जो इस तरह की जो राजनीतिक दल तैयार किए गए थे, उसके कारण कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। 2018 में जब आपने इस पर जो है काम चालू किया कि हमारे पास आदिवासी भी आ जाए और अनुसूचित जाति भी आ जाए, जो कांग्रेस का जो है एक परंपरागत वोटर है, जब ये वोटर कांग्रेस की तरफ आया तो सरकार बन गई। अब आप जब फिर से 23 की रणनीति पर आपको जाना है तो आदिवासी के बगैर नहीं सोच सकते आप। और आदिवासी कांग्रेस पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को भी ये बता दिया कि यदि आदिवासी वोटों का डिवीजन नहीं होता है तो फिर सत्ता में बने रहना बहुत मुश्किल होता है जी। ब्रजेश जी, सत्ता में बने रहना मुश्किल है, लेकिन जो कांग्रेस का विरोध अगर इस नज़रिए से देखें हम कि ये जो सरकारी कैलेंडर की बात आज हो रही है कि बिरसा मुंडा की जयंती में छुट्टी रखेंगे, आज क्यों नहीं रखी, कांग्रेस की डिमांड है। तो ये सरकारी कैलेंडर या छुट्टियाँ तो पिछले साल ही तय हो जाती, नवंबर दिसंबर में। ये कैलेंडर कई विभागों के छपे, कुछ के नहीं भी छपे कोरोना कारण। तो कांग्रेस इतने महीने तक क्यों सोती रही? इस बीच विधानसभा भी 2-3 सत्र हुए भी, उसके भी तब ये सवाल उठाया जा सकता था या कैलेंडर आया तब कि इस दिन अवकाश क्यों नहीं, आज ही का दिन क्यों? क्या केवल इसलिए कि आज विधानसभा भी थी और ये दिन भी पड़ गया तो कांग्रेस ने सोचा कि लपक लें इस मौके को? देखिए मनोज जी, हर मौके को लपकना राजनीतिक दलों की कोशिश होती है। जिस तरह दिनेश जी ने भी कहा कि सबको वोट बैंक दिख रहा है, आदिवासी वोट बैंक दिख रहा है। आप देखिए आदिवासियों के लिए ये आदिवासी दिवस पर जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है 94 के से मनाना शुरू हुआ है, जो घोषित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। इससे पहले तो कोई दिवस नहीं था। कमलनाथ सरकार आई, उन्होंने इस छुट्टी और वैसे भी ये विश्व मूल आदि दिवस है का, विश्व मूल निवासी दिवस, जिसको आदिवासी दिवस में हमने जोड़ दिया। मनोज जी, मूल निवासी का आदिवासी तो सभी हैं। 400 पीढ़ियों के पहले अपन जाएंगे तो सब वन में ही रहते थे, फिर गांव बने, गांव से शहर बने तो ग्रामवासी हो गए, नगरवासी हो गए, जो वन में रह गए वनवासी हो गए। तो जनजातीय और जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की है, क्या ने 94 में की, इसके बाद पूरी दुनिया मनाती है, वहाँ से शुरुआत हुई इसकी अमेरिका से। तो आप देखिए कि क्यों मनाया जा रहा है आदिवासी दिवस। मनाने भर से यदि कांग्रेस आज मुद्दा उठा रही तो आदिवासियों का भला हो जाएगा क्या?
आदिवासी को भले के लिए सिर्फ दिन मनाने की क्या जरूरत है? आप उनके भले के लिए योजनाएं लाइए, उनके भले के लिए काम कीजिए। आप दिवस एक घोषित कर देते हैं तो इससे कोई भला हो जाएगा? आपने राजनीतिक रोटियां सेंकी और चलते बने। यदि बिरसा मुंडा के दिन भी आपने अवकाश घोषित कर दिया, जैसे कि शिवराज जी आज कह भी रहे थे कि आज भी ऐच्छिक अवकाश था, लेकिन हमने देखा है कुछ कलेक्टरों ने अवकाश घोषित कर दिया था, फिर बाद में उनको निरस्त करना पड़ा। तो इसके बाद कमलनाथ जी का एक ट्वीट आया था कि सरकार ने रद्द कर दिया है, हमने इसको अवकाश घोषित किया था। तो शुरुआत इसकी राजनीति की पहले ही हो गई थी, 4-5 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं। उसको लेकर राज्यपाल से मिले भी थे, राज्यपाल से मिले नेमावर थे। हत्याकांड की सीबीआई जांच और तमाम सारे मुद्दे भी थे उसमें। तो आप देखिए कि आदिवासियों की तरफ जिस तरह से दिनेश जी भी कह रहे हैं कि मूल वोट बैंक किसका था? कांग्रेस का था। जो खिसका तो उनकी सरकार चली गई, थोड़ा सा संभला तो फिर सरकार में आ गए, बॉर्डर तक पहुंचे। तो अब वो वोट बैंक की जो 21% की है उसकी लड़ाई चल रही है दरअसल। तो यदि आज सरकार घोषित कर देती आदिवासी दिवस तो श्रेय लेते कमलनाथ जी, गाते फिरते और उनके घोषणा पत्र में होता, तमाम रैलियों में होता कि आदिवासी दिवसों के लिए हमने घोषित किया था, हमारी सरकार ने किया था। तो इन्होंने उसको ऐच्छिक कर दिया। अब उन्होंने दूसरा दिन घोषित कर दिया 15 नवंबर, ताकि उस दिन बिरसा मुंडा को पहले से ही भाजपा मनाती आई है, सरकार ने भी मनाया, आयोजन करती आई हर बार। तो आप देखिए कि सिर्फ वोट बैंक की लड़ाई है कि किसके पाले में वोट आ जाए, कौन ज़्यादा बेहतर हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए ज़्यादा कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, ताकि आप हमारे पक्ष में रहें। जबकि जो काम होना चाहिए था, आज यदि 70 साल बाद 75 साल बाद यदि आदिवासियों की हम ये दुर्दशा देखते हैं मनोज जी, तो उसके लिए किसने काम किया? तो दोनों ही सरकारें जिम्मेदार हैं। हालांकि कुछ सालों में हम देख रहे हैं लगातार आदिवासियों के हित में काम हुए। आज देखिए हॉस्टल में रहते हैं आदिवासी, IAS बन रहे हैं, हम तमाम तरह के उनकी जो सुविधाएं आपने उपलब्ध कराई हैं वो आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये पहले आप करा सकते थे, लेकिन अब आपको लगा कि आदिवासी वोट बैंक हमारा था और हमको झुंझुना पकड़ाते रहते थे, हमारे साथ रहता था। अब किसी और ने उनको ज़्यादा सुविधाएं दे दी तो उधर चला गया, तो अब कैसे उसको हासिल किया जाए, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दिनेश जी, एक और चीज़ थी पिछले चुनाव चिल्सबस, चूँकि आप राजनीतिक अनुभव आपका बहुत लंबा है, कि जो कांग्रेस को जो सफलता मिली थी उसका एक मूल कारण ये भी था कि जैस के साथ जो कांग्रेस के साथ जैस आ गया, जिसका एक पूरा वोट बैंक मालवा निवाड़ में था। और जिसे मध्य प्रदेश में कहते भी हैं कि मध्य प्रदेश में सत्ता की सीढ़ी जो मालवा निवाड़ से आती है, और बीजेपी को वहाँ करारी हार का सामना करना पड़ा था। वो जैस अब अकेले रणनीति में बना रहा, हो सकता है वो अगले चुनाव वो किसी दल के साथ जाए भी, कांग्रेस के साथ ना भी रहे या अकेले लड़े, क्योंकि हीरालाल अलावा की कई सारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, हमने कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे देखी हुई थी। तो एक बड़ा फैक्टर वो भी एक साबित होगा जैस इस पूरे 2023 के चुनाव में। मनोज जी, जयस का हमने देखा था कि जो कांग्रेस पार्टी ने 2018 में एक्सरसाइज की, जयस चुनाव मैदान में नहीं आया। बिल्कुल। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कांग्रेस पार्टी के वोटों को नहीं काट पाई। तो महाकौशल का इलाका हो या मालवा का इलाका हो, जब आदिवासी वोट बैंक का डिवीजन जो भी कांग्रेस पार्टी ने जेब से भी रोका तो उससे फायदा हुआ। जयेश हो या गोंडवाना हो, अल्टीमेटली इनका जो है जो भी प्रभाव पड़ता है वो कांग्रेस की राजनीति पर पड़ता है, और कांग्रेस पार्टी जो है इनको अपने साथ रखना इसकी मजबूरी है, क्योंकि इसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो उस क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं। आपने हीरालाल अलावा को टिकट भी इसलिए दिया, वो है कांग्रेस पार्टी से, लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो वहाँ का आदिवासी, क्योंकि इसका जो समस्या है मध्य प्रदेश में कि आप महाकौशल में जाते हैं तो गोंड आदिवासी हो जाते हैं, जब मालवा में जाते हैं तो भील भिलाला हो जाते हैं, वही आदिवासी यदि आप शिवपुरी पौरी में चले जाएंगे तो सहरिया हो जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ क्या है कि एक आदिवासी चेहरा चलते नहीं है और एक राजनीतिक दल चलता नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल यदि खुद अपने उदय की कोशिश करे कि हम आदिवासी वोट बैंकों के सहारे कोई बार्गेन करके हम सत्ता में भागीदारी कर लेंगे तो वो भी संभव नहीं है। हमने गोंडवाना का हक है, हमने गोंडवाना का जो हक देखा है, तो अब ये है कि हम जो भी है तो कांग्रेस पार्टी से 1-2 टिकट ले ले, इसी तरह की केवल एक एक्सरसाइज चलती है। तो उस एक्सरसाइज में जो है अभी भी हम देख रहे हैं कि जो जब ये नेमावर हत्याकांड हुआ तब भी एक आदिवासी वोट बैंकों की एक राजनीति हमको देखने को मिली थी, और ये राजनीति अभी निरंतर है। जैसे आदिवासी दिवस है, आदिवासी दिवस पर जो आप देखेंगे कि बड़ा दिलचस्प है मनोज जी कि सरकारी कैलेंडर इस बार कोई ऑफिशियल तो आया नहीं है, सरकार ने ना कैलेंडर डायरी नहीं छापा है, लेकिन जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का कैलेंडर है उसमें आज सार्वजनिक अवकाश, सार्वजनिक अवकाश, बिल्कुल इसी को लेकर विवाद भी हुआ है जी। जो कंफ्यूजन की स्थिति निर्मित हुई
तो वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर हुआ। आप इसे दूसरे तरीके से देखिए, यदि मान लीजिए इसको सरकार अवकाश घोषित भी कर देती तो क्या ये मुद्दा बनता? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये चूक सरकार के स्तर पर हुई, एक गलती हुई जिसे सरकार जो है सुधारने के बजाय और गलती करती चली गई। आप इसके बदले अब कोई भी अवकाश घोषित कर दीजिए, लेकिन ये तो रह गई कि आपने विश्व आदिवासी दिवस, जैसे आप विश्व योग दिवस मनाते हैं वैसे विश्व आदिवासी दिवस है, बिल्कुल। जब उस दिन आपने एक अवकाश को समाप्त कर दिया। बिरसा मुंडा पे तो पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम होते थे और अभी भी होंगे। बिल्कुल। टंट्या भील है, बिरसा मुंडा, ऐसे तमाम सारे चेहरे बीजेपी चुनाव के समय याद भी करती रहती। ब्रजेश जी, जो एक आंकड़ा जो उन्होंने दिनेश जी ने कहा कि क्षेत्रवार जो बताया, तो उसमें एक ये भी है कि मध्य प्रदेश में 43 आदिवासी समूह, जिसमें भील भिलाला सबसे ज़्यादा 60 लाख आबादी है, गोंड 50 लाख है, कोल कोरकू इनकी आबादी 20-30 लाख है, शहरिया है इसके बाद। जैसे लेकिन शहरिया हम देख रहे हैं जो आदिवासी जो उनकी स्थिति है शिवपुरी में, वो कोई राजनीतिक ताकत नहीं बन पाए हैं। कोल जरूर हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक हिस्से में कोल आदिवासी हैं तो उनके विधायक भी हैं, भील लोगों को भी, एक गोंडों को भी मिल रहा है। तो ये जो बिखरी हुई आदिवासी ताकत है जो एक झंडे के तले नहीं आ पा रही है, और जैसा दिनेश जी भी कह रहे हैं कि वो ऐसी स्थितियों में है कि उनको कोई राजनीतिक दल एक साथ ला भी नहीं सकता। तो शायद इसका नुकसान भी इन आदिवासियों को हो रहा है और शायद इसका फ़ायदा भी ये राजनीतिक दलों को हो रहा है। निश्चित तौर पर मनोज जी, यदि कोई एक आदिवासी नेता ऐसा सर्वमान्य हो जाए सारी जातियों के लिए, वो इकट्ठा कर ले, तो निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं आदिवासी। और वैसे भी देखो, सरकार बनाने में और बिगाड़ने में उनकी भूमिका तो रही है, लेकिन यदि एकजुट हो जाएंगे तो 21% बहुत होते हैं। 21% यदि ओबीसी और सीट के हिसाब से 25% होते हैं, वो 230 के हिसाब से हिसाब 25% होते हैं मनोज जी, तो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कम से कम 30 से 35 सीटों पर उनका रोल रहता है। देखिए, आप 30 सीटें पहले भी मिली और बाकी में हराने में और जिताने में भी उनकी भूमिका रहती है। तो हमेशा जिस तरह दिनेश जी भी कह रहे थे, उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ने ऐसा काम किए, ऐसे आदिवासी नेता सामने आए उनके, तो जिससे ये वोट बैंक खिसक के भाजपा के पास आ गए थे। हालांकि दोनों ही दलों में ऐसा कोई सर्वमान्य नेता नहीं हुआ मनोज जी जो पूरी जो आदिवासी समुदाय को एक कर ले और सरकार को अपने हिसाब से वो कर सके, अपने हिसाब से पद मांग सके। यही वजह है कि देखिए, आप कांतिलाल भूरिया प्रदेश अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री के दावेदार थे। नहीं, तो इसका ये कारण नहीं कि जो दिनेश जी ने भी कहा कि जैसे ही इस प्रकार के राजनीतिक दलों का उदय हो जाए, चाहे वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो या जो, कि बड़े पॉलिटिकल हाथों हाथ लपकते हैं, उनको थोड़ा बहुत उनको संसाधन जुटा देते हैं उनके लिए, उसके बाद उनको 1-2 सीटों में समेट कर रख देते हैं। बिल्कुल मनोज जी, हमने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उनको कभी वो इकट्ठा होने देते हैं इस प्रकार से कि वो सरकारों के लिए खतरा बने या किसी पार्टी के लिए खतरा बने। हमने देखी मनोज जी 2003, उससे पहले भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी देखा किस तरह से आदिवासी यदि इकट्ठे हो जाते हैं तो किस तरह से राजनीतिक दल, बड़े दल, यदि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या दिग्विजय सिंह की हो, किस तरह से उनका उपयोग करते हैं। तो ये राजनीतिक दल उस हिसाब से यूज कर लेते हैं उनको अपने फेवर में लाने के लिए। तो ये निश्चित तौर पर उसके सबसे बड़ी एक वजह है कि कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो किसी राजनीतिक दल से प्रभावित नहीं हो। ज़्यादातर उनका झुकाव क्यों कांग्रेस की तरफ रहता है, क्योंकि कांग्रेस से ही द्वारा शोषित और पलित रहते हैं वो। आप देखिए कि वो जब भी झुकाव होगा उनका उधर ही होता है। भाजपा ने भी कोशिश की कई बार कि ऐसा आदिवासी चेहरा बनाए। हम फग्गन सिंह कुलस्ते को देखिए, आप पूरे प्रदेश में घुमाया था एक समय उन्होंने, लेकिन वो छाप नहीं छोड़ पाए, कोई नेता एकजुट नहीं कर पाए सारे आदिवासियों को, वो किसी एक दल में जाएं, इसलिए बिखरे हुए हैं। इसका फायदा दोनों दल लेते हैं और जो आदिवासी संगठन समय समय पर खड़ा हो जाता है उसको झुकाव करने की कोशिश करते हैं ताकि वो पूरा वर्ग उनके लिए जाए। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी जहाँ गठबंधन होता है मध्य प्रदेश में, देखते हैं हम कि वो किस तरह से झुकाव करना चाहते हैं अपने पक्ष में लेने की, लेकिन वो कोई ताकत नहीं बन पाए हैं प्रदेश में। और ऐसी आगे भी संभावना नहीं है मनोज जी कि कोई भी दल या तीसरा दल इस किसी जातिगत या किसी वर्ग से खड़ा हो सके। वो दो दल, ये व्यवस्था ही रहेगी और वो मोहरा ही रहेंगे। जहां तक उनका जिस तरफ झुकाव होगा उनकी सरकार बनेगी। दिनेश जी, चेहरे की बात है तो कांग्रेस के पास भी एक अच्छा मौका था कि 25% उनकी अभी भी जो सदन में संख्या है आदिवासी उनके पास चेहरे भी थे कि जब उन्होंने ओमकार सिंह मरकाम को बनाया था, या बाला बच्चन देख लें, या कांतिलाल भूरिया या विक्रांत भूरिया नए चेहरे को ला रहे हैं, तो सदन में इनमें से किसी एक को, विक्रांत भूरिया तो चूंकि सदन का हिस्सा नहीं है, तो किसी एक को नेता प्रतिपक्ष बना देते या किसी एक की पोस्ट पे बिठा देते कि वो एक मैसेज देने की कोशिश करते। क्योंकि बाला बच्चन तो अपने बड़वानी या उसके आसपास से निकल नहीं पा रहे हैं, कांतिलाल भूरिया लगभग हम कह सकते हैं कि अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं, ओमकार सिंह मरकाम युवा चेहरा हैं, लेकिन कांग्रेस उनको मौका नहीं दे रही है। जो है कांग्रेस लगातार मौका देती है। जमुना देवी को भी मौका दिया, जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो प्यारीलाल कंवर को भी मौका दिया, मुख्यमंत्री बनाया गया। बिल्कुल 2013 में आप देखिए कि जो कांतिलाल भूरिया हैं वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष,
बिल्कुल। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। तो इसका जो सीधा सा कारण है, इसमें कोई बहुत उलझा हुआ मामला नहीं है, क्योंकि जो मैंने कहा ना कि जो क्षेत्रीय असंतुलन है लीडरशिप का, क्या और जो अलग अलग जो रोटी बेटी का संबंध इन आदिवासियों के बीच नहीं है, गोंड और भील भिलाला के बीच कोई आपको ऐसे देखने नहीं, कोई बिल्कुल। आपको संबंध दिखाई नहीं देगा। तो भूरिया आप गोंड आदिवासियों के बीच कभी लोकप्रिय नहीं हो सकते, मरकाम कभी भीलों के बीच में, शहरियों के बीच में लोकप्रिय नहीं हो सकते। बिल्कुल। लेकिन इन नेताओं को जब आपको मौका मिला है, विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, तो अपनी जो जो समुदाय है, अपना जो वर्ग है, चाहे वो गोंड हो, चाहे जो है भील भिलाला हो, इनके बीच आप लोकप्रिय नेता हो, ऐसी कोशिश भी नहीं हुई। आप देखिए कि जैसे विक्रांत भूरिया का आप जिक्र कर रहे थे, जी। 2018 के चुनाव में विक्रांत भूरिया चुनाव हार गए विधानसभा बिल्कुल। का। फिर आप देखिए लोकसभा का चुनाव उनके पिताजी हार गए। तो ये जो स्थिति है, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर आप अपने समुदाय को अपने साथ नहीं रख पाए। जब भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, उसने यदि सीट को टारगेट किया, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये पता लगा कि वो कहां पर कमजोर हैं। दिलीप सिंह भूरिया बहुत संघर्ष करते रहे, लेकिन वो कांग्रेस जब से छूटी तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल भरा हो गया था। निश्चित तौर क्योंकि पर। जो आदिवासी को अपने आप को कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी या इंदिरा गांधी के चेहरे से परंपरागत तौर पे देखता रहा है। तो जब आप एक लीडर, जो नए लीडर हैं, वो पढ़ लिख गए हैं, कई आदिवासी नेता जो पढ़ लिख गए हैं, उन्होंने जो ग्राउंड लेवल पर जो लोग हैं, गांव के जो जो बिल्कुल आपको अंदर के इलाकों में जो आदिवासी रहते हैं, उनसे अपने आप को दूर कर लिया। जब आप दूर करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका राजनीतिक नुकसान होता है और आप नेतृत्व भी नहीं कर पाते। तो बिल्कुल। पार्टी कोई नेतृत्व आपको दे भी दे, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो आप जो है अपना कोई बहुत बड़ा क्लेम पार्टी के सामने भी नहीं रख पाते। तो बस आप एक प्रतीकात्मक कह सकते हैं कि किसी को आपने विधायक बना दिया, सांसद बना दिया, कि आपको क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि वो सीट आरक्षित है, लेकिन जो उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए, जो संसाधन मिलना चाहिए, जो सुविधा मिलना चाहिए, वो नहीं दे पाए। मनोज जी, आपको एक जिक्र करता, अभी जी। आपको जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक छिंदवाड़ा में प्रयोग किया था, सामान्य सीट पर आदिवासी को लड़ाया था। बिल्कुल। तो फिर क्या स्थितियां बनी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो परिसीमन भी है ना, ये परिसीमन ने भी बहुत सारे चीजों को कांग्रेस पार्टी से अलग कर दिया। नेताओं ने अपने अपने आप को बचाने के लिए जो परिसीमन किया, आप इतिहास में जाएंगे तो पता लगेगा कि कांग्रेस की जो जड़ें कमजोर हुई, वो परिसीमन उसमें एक बहुत बड़ा कारण। तो जो आदिवासी है, वो आप देखो कि जैसे ही छिंदवाड़ा में आदिवासी खड़ा किया, तो वो बिल्कुल जो है सीट पर जो है कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल सामने आई। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, यह संकट तो बीजेपी के सामने भी आदिवासी चेहरे का, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते कब तक? निश्चित तौर पर मनोज जी, क्योंकि दलित चेहरों की बात करें, सत्यनारायण जटिया चले गए, इसके बाद हम देख रहे हैं कि थावरचंद गहलोत अब राज्यपाल हो गए, तो बीजेपी ने लाल सिंह आयर को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन प्रदेश में उनके साथ भी यही संकट है कि कब तक आप एक चेहरे या संगठन के सहारे सारे वोट बैंक को साध सकते हैं, क्योंकि एक आधे लीडरशिप तो आपको वहाँ डेवलप करना ही होगी। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से दिनेश जी भी कह रहे हैं कि आप यदि भील भिलाला में हैं, यदि गोंड में हैं, शहरिया में, तो यहाँ आपको सबको एक ऐसा नेता नहीं चाहिए कि एक नेता आपको सबको साध नहीं सकता, उनका कहीं गठजोड़ नहीं हो सकता। तो आप हर समाज में, यदि शहरिया में एक नेता आपको डेवलप कर देना चाहिए, जो उनके समाज के लोगों के लिए जिनका नेतृत्व करे और जिसके कहने पे वोट एक तरफ चले जाएं, इसी तरह आपको गोंड भील में करना चाहिए। तो ये करने की ज़रूरत तो निश्चित तौर पर है। भाजपा में ज़्यादा कमियां आपको देखने को मिलती है, तो उसको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है कि किस तरह से नेतृत्व उनमें पैदा हो, नेतृत्व खड़ा हो और जिसकी बात लोग सुने। तो नए नेतृत्व के लिए जो मौका दोगे आप, निश्चित तौर पर तो होगा। जैसे मरकाम के लिए राहुल गांधी ने मौका दिया था, आपने देखा पिछली बार, भले ही वो कोई वो न करा पाए हो, करामात न दिखा पाए हो, उमंग सिंगार को भी दिया आपने। तो आपको भी एक मौका देना पड़ेगा ताकि एक नेतृत्व खड़ा हो जो आपके लिए, आपके दल के लिए मजबूती साबित कर सकता है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस ने मौके दिए, भाजपा को भी मौके देना चाहिए। यहाँ भी कई बार ऐसी मांग उठी है, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते का मामला हो, चाहे भूरिया का मामला हो जो नहीं रहा अभी दिलीप। तो तमाम तरह की कोशिशें यहाँ भी हुई हैं, लेकिन वो उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाए हैं जो मुकाम, जैसे दिनेश जी कह रहे थे, कांग्रेस ने उपलब्ध करा दिए। तो भाजपा के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यदि वोट बैंक यदि जा रहा है, उनके पास ज़्यादा विकल्प हैं और वो कह रहे हैं कि हम आज तक आपके लिए मौका देते रहें, यदि कांग्रेस कह रही, तो भाजपा को ये साधने की ज़्यादा ज़रूरत है आपको। लेकिन हमने बीजेपी में देखा, वो मौका ऐसे बना रहे हैं आजकल कि पुराने लोगों को घर बिठाते हैं, फिर वो नए लोगों के लिए मौका बनाते हैं। तो क्या मान लिया जाए कि अगर हिमाद्री सिंह या किसी और को, नरेंद्र मरावी को आगे लाना अगर उनको इस क्षेत्र में,
तो फिर फग्गन सिंह कुलस्ते को घर बिठाना पड़ेगा। हालांकि जब पिछली बार भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया था तो ये बात उठी थी, लेकिन अब फिर से देखिए वो केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन मनोज जी वहाँ पे कोई संभावना नहीं है, उनके पास विकल्प नहीं है ना ज़्यादा, इसलिए वो घर बिठाने की मजबूरी नहीं है, उनको मजबूरी बन गए हैं, इसलिए आपने डबल से ले लिया उनको, क्योंकि बिठा देंगे आपके पास चेहरे वैसे ही गिने चुने हैं ना। आप पहले यूथ को आगे लाइए, फिर जब आपके पास विकल्प बहुत सारे हो जाएंगे तब आप घर बिठा दीजिए। अभी उनके पास समस्या है नहीं है, जो युवा हैं उनके पास, उनको आगे लाने आपको की नहीं लग जरूरत रहा है। है दिनेश जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया कि दोनों दल के नेता जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों ही दल कहते जरूर हैं कि हम युवाओं को आगे लाना, जैसे बीजेपी हमने देखा कि पुरानों को घर बिठा के नए को ला रहे हैं, और कांग्रेस में पुराने नए के लिए घर ही नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को ला रही है, वो इसलिए ला रही है कि जो पुराने चेहरे हैं वो उनके लिए चुनौती ना बन जाए। उनकी राजनीति बहुत साफ है और हर दल में होता है, इसमें कोई मतलब नयापन नया नहीं होता, बिल्कुल। क्योंकि आप हाँ। लेकिन आप जो हिमाद्री सिंह का जिक्र कर रहे थे, तो आप शहडोल के साथ साथ कोलारस के उपचुनाव को याद करिए, बिल्कुल जहां शहरिया वोटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है 2,000 रुपए महीने या 1,000 रुपए महीना 1,000 रुपये महीने आदिवासी प्रति परिवार खाते के में लिए हाँ, खाते में डालना चालू किया था। इसके बावजूद नतीजा क्या हुआ था? नतीजा कोलारस उपचुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। बिल्कुल। और वहीं आप शहडोल में जब आप पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते हैं तो आप सीट जीत जाते हैं। वहां से कांग्रेस के नेता अपने आप को धीरे धीरे विड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मैनेजमेंट भी इसमें, जब चुनाव की जब राजनीति होती है तो मैनेजमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब आप उसमें ब्रॉडली जब हम देखते हैं तो आदिवासी का जो है पहली प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस भी अपना पहला कमिटमेंट आदिवासी के प्रति और दूसरा कमिटमेंट जो 17% है वो अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति दिखाती है। इसीलिए जो बीजेपी बात कर रही है वो ओबीसी की कि 50% पे फोकस करो तो बाकी सबके झंझट खत्म। चूंकि अब समय और इजाज़त नहीं दे रहा जी, तो अब समय इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। इस मुद्दे पर भी, ओबीसी पर भी फिर चर्चा करेंगे हम, क्योंकि बड़ा मुद्दा है ये भी। तो लिहाजा अब हम देख रहे हैं कि जो दिनेश जी ने कहा या हमारे साथी ब्रजेश ने कहा है कि चिंता सबको है, लेकिन उनके लिए चिंतित कोई नहीं है। हमने अभी देखा, कमलनाथ को भी सुना था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी चिंता नहीं है, अगर छुट्टी मिलती तो शायद सम्मान मिलता। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम किस स्थिति में क्यों है, अगर आज़ादी के 7 दशक बाद भी अगर हम ये सोचते हैं कि आदिवासियों को सम्मान केवल एक छुट्टी से मिल सकता है, तो हो सकता है कि सरकारें 2, 4, 5 छुट्टियाँ घोषित कर दें। लेकिन वास्तव में आदिवासी समाज को अगर आगे लाना है, उनके लिए शिक्षा के अवसर खोलना होंगे, उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना होंगी, जो उनके लिए संसाधन और आप उपलब्ध करा सकते हैं ताकि वो मुख्य धारा में बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ें और तेज़ रफ्तार से चले, तो इसके लिए बहुत सारे कदम उठाना होंगे। लेकिन ये चूँकि अब वोट बैंक का मामला है, इसलिए नेता जो है उसमें अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तलाश ही लेते हैं। और शायद ये छुट्टी का मुद्दा भी ऐसे ही मामला था जिसको दोनों ही दलों ने केस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आज़ादी टीवी। नमस्कार।